हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपके 2020 और 21 के लिए काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का जो हमारा आयोग है वो है यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप यूपीएससी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण आयोग है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में संसदीय शासन को अपनाया गया है और जिसका आधार क्या है, लोक सेवाएं हैं। किसी भी शासन व्यवस्था में लोक सेवाओं के बिना सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। तो उसके लिए ये हमारी जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये केंद्रीय संस्था है। तो इससे हम संबंधित अनुच्छेद और जितने भी फैक्ट है, आप सबको पता है हम यहाँ पर पूरे फैक्ट वाइज कर रहे हैं, तो जितने भी फैक्ट हैं मैंने यहाँ पर सारे कलेक्ट करके रखे हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से मैंने फैक्ट लिए हैं, और हर एक फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा भी। और यदि कोई सी चीज़ अगर छूट जाती है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पहला ही फैक्ट मैंने लिखा है कि यह भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था व एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अब देखिए, भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद में ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके खुद के पास एक सिविल न्यायालय की शक्ति है, यानी ये अपने निर्णय खुद ले सकता है, ये किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है, इसलिए इसे स्वतंत्र संवैधानिक निकाय कहा जाता है। अब संवैधानिक निकाय मतलब यानी इसका जो वर्णन है वो हमारे संविधान में है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय है या संस्था है। तो ये आप ध्यान रखोगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड फैक्ट कि वर्णन, इसका जो वर्णन है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक है, कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जाओगे, और यूपीएससी भी हमारे पीएससी स्टेट पीसी से ही संबंधित है, क्योंकि इससे ही उसका उद्भव हुआ है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन है। इसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। और इसमें ही इन भाग और इन अनुच्छेद में ही राज्य लोक सेवा आयोग का भी वर्णन है, यानी जितने भी स्टेट पीसीएस है तो उनका भी वर्णन ये इसी में है, भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम थोड़े से इतिहास की बात कर लेते हैं। देखिए, इतिहास में क्या है, पहले तो हम समझते हैं कि इसका गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी भारत में लोक सेवाओं का जन्म ब्रिटिश शासन में उनकी महत्वाकांक्षाओं व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हुआ था। यानी ब्रिटिश शासन में जब उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई और उनके उद्देश्य बढ़ते गए, तो उन्होंने इसके गठन करने का विचार लाया। अब देखिए, हम पूरी कहानी समझते हैं किस प्रकार से है, क्योंकि देखिए इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना है। तो लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव किसने दिया था? 1854 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1854 में लॉर्ड मेकाले ने दिया था। और किस अधिनियम के तहत? आप सभी को पता है, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जितने भी ब्रिटिश क्राउन के 1858 से ब्रिटिश क्राउन के अधिनियम आए थे, उससे पहले जितने भी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने खुद के अधिनियम थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर तो भारत शासन अधिनियम 1958 तक, सॉरी दोस्तों 1858 तक। तो 1858 से ब्रिटिश क्राउन के अधिनियम आ गए थे। वो आपको यहाँ पर सारे अधिनियम भी पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में दिया हुआ है। तो 1854 में लॉर्ड मेकाले ने इसकी सिफारिश की थी, या सुझाव दिया था कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हमें करना चाहिए। उसके बाद में ये जो अधिनियम है वो है 1853 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट ये दोस्तों कि भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा, सबसे पहली, देखिए उन्होंने ये सुझाव दिया उसके ही जस्ट एक साल बाद, यानी 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित हुई। पहले हमारे यहाँ भारत में ये सिविल सेवा परीक्षा आयोजित नहीं होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ, यानी देखिए यहाँ पर पहली बार, यानी आप ये यहाँ लिख सकते हो पहली बार भारत में, पहली बार भारत में या पहली बार एक साथ जो परीक्षा हुई है, तो वो लंदन और इलाहाबाद में हुई थी 1922 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये दोस्तों 1919 का भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन हुआ था। अभी देखिए यूपीएससी का गठन नहीं हुआ है, अभी केंद्रीय लोक सेवा आयोग या फिर लोक सेवा आयोग का यहाँ पर गठन हुआ था। और जिसकी सिफारिश की यदि हम बात करते हैं, तो दोस्तों इसकी जो सिफारिश है वो किसने की थी? यहाँ पर ली कमीशन ने। तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ली कमीशन ने इनकी सिफारिश की थी। ठीक है, अब इसके पहले अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं, तो उस टाइम में जो अध्यक्ष थे वो थे सर रोज बारकर। सर रोज बारकर का आपको नाम याद रखना है। उसके बाद में अन्य सदस्य यहाँ पर 4 थे। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो पहले अध्यक्ष थे उनके साथ में अन्य सदस्य कितने थे? तो ये 4 अन्य सदस्य वहाँ पर थे। और ये ली कमीशन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इन्होंने ही यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की यहाँ पर सिफारिश की थी।
और देखिए जो भारत सरकार अधिनियम है अगर आपसे अधिनियम पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, तो आपको लगाना है राइट टिक 1919 भारत सरकार अधिनियम, और उसके तहत 1 अक्टूबर 1926 को यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। और सिफारिश की यदि बात की जाए तो ली कमीशन, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब पहले अध्यक्ष की बात हम कर चुके हैं। अब दोस्तों अब आ जाते हैं हम 1935 के अधिनियम। देखिए हमारे जो 2-3 अधिनियम है और ये 1919 और 1935 हमारे सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, तो इसे अच्छे से पढ़ना है कि इनमें क्या क्या दिया है, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल स्पेशली तौर पे दिया गया है सिलेबस में। अब देखिए 1935 के अधिनियम की हम बात करते हैं, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में नाम बदलकर, यानी जो आयोग का नाम क्या था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, तो इसका जो नाम है दोस्तों वो कर दिया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इसका हिंदी में यदि हम देखें तो संघीय लोक सेवा आयोग इसका नाम कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले 1926 में क्या नाम था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। 1935 में क्या नाम हुआ, संघीय लोक सेवा आयोग। देखिए अभी संघीय है, अब फिर संघ लोक सेवा आयोग कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग, यानी अब हम इसे यूपीएससी यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये आपको इतना सा ध्यान रखना है। ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कब क्या हुआ। देखिए मैंने मेन पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट कर दी हैं, तो आप इन्हें अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों संरचना की यदि बात करते हैं, देखिए इसमें एक अध्यक्ष है और अन्य सदस्य हैं। देखिए सामान्यतः सदस्य की यदि बात की जाए तो 9 से इसमें 11 रहते हैं, 9 रहते हैं, कभी 10 रहते हैं, कभी 11 रहते हैं। बाकी संविधान में सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है, यानी संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप इसके जो सदस्य हैं इतने रखेंगे या 9 रखेंगे या 11 रखेंगे, उसमें कोई उल्लेख नहीं है। और ये जो निर्धारित होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी वो चाहे तो 11 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अध्यक्ष का पद रिक्त, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति आयोग के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति दे सकता है। यानी देखिए यहाँ पर शक्ति दे सकता है, यानी वो कार्य कब तक करेगा, जब तक कि उसका अध्यक्ष नहीं आता है। यानी अध्यक्ष का मान लो कहीं अवकाश पे हो या फिर उनकी मृत्यु हो गई हो किसी आकस्मिक कारण से, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, जो ये 9 से 11 सदस्य हैं इनमें से किसी को भी यहाँ पर अध्यक्ष का कार्यभार सौंप देगा, जब तक उसका जो वास्तविक अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक। अब जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की यदि हम बात करते हैं तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और इनके शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, यानी ये शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो योग्यता में संविधान का कोई मतलब संविधान में उल्लेख ही नहीं है योग्यता का, परंतु आयोग के सदस्यों को भारत या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का, यहाँ पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ये इनकी एक छोटी सी यहाँ पर योग्यता है। तो बाकी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, अगर ऐसा बने कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यता है, तो जैसे अगर लास्ट वाला ऑप्शन रहे कि संविधान में उल्लेख किया नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से कोई नहीं टिक करना है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं, तो ये फैक्ट हमें जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं। अब दोस्तों जो कार्यकाल है, तो कार्यकाल भी संविधान में वर्णित नहीं है ना, नहीं संविधान में वर्णित है कार्यकाल, तो ये 6 से 65 वर्ष में है ना। तो आप क्योंकि जो 41वां संशोधन हुआ था, तो उसमें 41वां संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें क्या करा था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो 60 वर्ष था, फिर उनका कितना कर दिया था, 62 कर दिया गया था। तो इनका कार्यकाल का वर्णन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 से 65 वर्ष ये यूपीएससी के अध्यक्ष, यहाँ अध्यक्ष और सदस्यों दोनों का कार्यकाल यही रहता है। अब वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात करते हैं, तो वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी, और इनका ये भी याद रखना क्रम कौन सा है, तो 30वें क्रम के हैं ये, तो क्रम भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं, तो वो थी रोज मिलियम मैथ्यू, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, प्रथम भारतीय अध्यक्ष यूपीएससी के, तो ये थे एच.के. कृपलानी। प्रथम भारतीय अध्यक्ष यूपीएससी के कौन थे, एच.के. कृपलानी थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों निलंबन या हटाए जाने का जो प्रावधान है उसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो निलंबित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए राष्ट्रपति कैसे करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, देखिए इसको मतलब एक ऐसे समझिए कि जैसे कि वो राष्ट्रपति ने सोचा कि इन्हें निलंबित करना है, तो वो फिर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी जाँच करेगा, फिर जाँच करके वो रिपोर्ट जैसे कि राष्ट्रपति को सौंपेगा। अब राष्ट्रपति बाध्यकारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे जांच किया है और पूरी हर चीज़ का पता लगाया है कि हाँ ये निलंबन करने के है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, बाध्यकारी है, मतलब राष्ट्रपति को वो चीज़ जो जांच सुप्रीम कोर्ट ने भेजी वो मानना ही पड़ेगा, है ना, इसलिए यहाँ पर बाध्यकारी है।
और निलंबन का जो आधार है वो है साबित कदाचार। कदाचार को हम दुर्व्यवहार भी कह सकते हैं या फिर असमर्थता, यानी उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है वो कार्य करने का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगा, फिर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेंगे और राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर हटाया जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है, या किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब अध्यक्ष सदस्य चाहे तो किसी भी समय अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा इन आधारों पर भी हटाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, यदि साबित कदाचार या दुर्व्यवहार या असमर्थता की यदि बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगा, फिर राष्ट्रपति हटाएंगे। बाकी अगर ये आधार अगर रहे, देखिए जैसे मैं बताता हूँ, दिवालियापन, कर्तव्यों के बाहर के वेतन का नियोजन या मानसिक व शारीरिक असक्षमता है ना, अक्षमता, तो ये आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट की जाँच की आवश्यकता नहीं है, ये फिर डायरेक्ट हटा सकते हैं राष्ट्रपति यहाँ पर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों वेतन भत्ते, देखिए वेतन भत्ते जो है वो संचित निधि पर भारित है। जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके अधिकतर के वेतन भत्ते संचित निधि पर ही भारित रहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रतिवेदन रिपोर्ट, देखिए प्रतिवेदन और जो ये रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति किसने देंगे, संसद को देंगे। तो संसद इनका निर्धारण करती है। ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होगी, उनकी जो भी सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, और इनका जो नियुक्ति पश्चात, यानी अगर इनकी एक बार नियुक्ति हो जाती है तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बाकी जैसे आवश्यकता होने पर परिवर्तन किया जा सकता है, बाकी ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता अलाभकारी, वो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आयोग के स्वतंत्रता की भी कुछ बात करते हैं, यानी आयोग को जब इतना पावरफुल बनाया गया है तो उनकी कुछ स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, यानी वैसे ही नहीं हटा सकते, संविधान में जो लिखा है उस आधार पर ही हटाए जा सकते हैं। उसके बाद में वेतन भत्ते संचित निधि द्वारा है, इस पर संसद में मतदान नहीं होगा, संसद इस पर कोई मतदान नहीं करेगी, ये संचित निधि पर भारित है। यानी देखिए कुछ विधेयक के लिए संसद में मतदान होते हैं कि इस पर कितना खर्च किया जाए, ये किया जाए, है ना, तो ये संचित निधि पर यहाँ पर भारित होते हैं। उसके बाद में अध्यक्ष कार्यकाल के पश्चात भारतीय या राज्य सरकार के अधीन नौकरी या नियोजन के पात्र नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर अध्यक्ष की यदि बात आती है तो अध्यक्ष पहली बात तो पुनः अध्यक्ष भी नहीं बन सकता, और वो उस आयोग का सदस्य भी नहीं बन सकता। देखिए कोई भी जो व्यक्ति होता है, यदि जैसे कोई कांस्टेबल है तो वो ऊंचे पद पे ही जाएगा ना हमेशा, क्योंकि कांस्टेबल हमेशा कौन से पद पे जाएगा, एसआई के, फिर डीएसपी के, तो ऐसे पद बढ़ते जाएंगे। अब बताओ यूपीएससी का अध्यक्ष वापस से सदस्य क्यों बनेगा, यानी फिर तो उसकी रेपुटेशन का वहाँ पे सवाल आ गया, यानी वो अध्यक्ष था फिर सदस्य बना, तो इसलिए तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना सा बहुत सा सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी जो छोटा व्यक्ति है तो वो हमेशा बड़े की तरफ जाएगा, मतलब कि छोटे की तरफ नहीं आएगा। तो अध्यक्ष सदस्य भी नहीं बन सकता, किसी अन्य राज्य सेवा आयोग में भी सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता, यह आपको ध्यान रखना है। और जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन यदि कोई नौकरी है तो वो नहीं कर सकता, वो बाकी नौकरी वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो सदस्य होते हैं, सदस्य के कार्यकाल पश्चात यूपीएससी का अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पात्र होगा। देखिए जो सदस्य, अब देखिए वो यूपीएससी का सदस्य रह चुका है तो वो क्या, उससे वो फिर क्या है, यूपीएससी का भी अध्यक्ष बन सकता है और राज्य लोक सेवा आयोग का भी अध्यक्ष का वो पात्र होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में किंतु नियोजन का पात्र नहीं होगा, यानी कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन यदि कोई नौकरी है तो वो नहीं कर सकता, वो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सदस्य राज्यपाल या अन्य संवैधानिक पद पर नियुक्ति संभव है, यानी जो सदस्य होते हैं, तो देखिए अध्यक्ष की तो कहीं भी नियुक्ति नहीं होगी, बाकी जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के पद पर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये संवैधानिक पद हैं, ये किसी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो अध्यक्ष व सदस्य क्या है, पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु नियुक्त नहीं किए जा सकते, यानी जो सदस्य रह चुका है पहले से यूपीएससी का तो वो वापस से सदस्य नहीं बन सकता, और जो अध्यक्ष रह चुका है वो वापस से अध्यक्ष नहीं बन सकता। वो अध्यक्ष तो कुछ भी नहीं बन सकता, एक बार यूपीएससी के अध्यक्ष होने के बाद वो ना किसी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्य ही नहीं कर सकते, ना फिर वापस से यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष भी नहीं बन सकते। तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और सदस्य क्या है, सदस्य तो कर सकते हैं, मैंने आपको ये वाले पॉइंट में बता दिया। अब दोस्तों कार्य की बात कर लेते हैं आयोग के। देखिए यहाँ पर आयोग के जो कार्य है, अखिल भारतीय सेवाएं, आप सभी को पता है अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है, 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये आपको ध्यान रखना है कितनी है अखिल भारतीय सेवाएं, यहाँ पर 3 है। अब दोस्तों केंद्रीय सेवाएं की यदि बात करते हैं तो देखिए केंद्रीय सेवाओं को अभी किस नाम से बुलाया जाता है, केंद्रीय सेवाओं को श्रेणी क, ख, ग, घ, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार की श्रेणी बुलाई जाती है। चतुर्थ श्रेणी में भ्रत चपरासी की वैकेंसी आती है, बाकी आप सभी को पता है। और देखिए केंद्रीय सेवा में किस किस तरीके के पेपर होते हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस या भारतीय विदेश सेवा, भारतीय स्वास्थ्य सेवा, भारतीय डाक सेवा,
सेवा, भारतीय संचार सेवा, सचिवालय सेवा, तो इस प्रकार की ये केंद्रीय सेवाएं होती हैं। बाकी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो IAS, IPS और IFS ये तीनों ही होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में केंद्र शासित सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन, यानी ये जितनी भी परीक्षाएं हैं तो इनका आयोजन करवाना इसका यहाँ पर कार्य है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, दो से अधिक राज्यों की अपेक्षा पर विशेष संयुक्त भर्ती परीक्षाओं का आयोजन, यानी अगर 2 या 2 से अधिक राज्य यदि चाहते हैं कि UPSC कोई सा एग्जाम कंडक्ट कराए उनके राज्य के लिए, तो वो भी यहाँ पर करवाया जाता है। उसके बाद में राज्यपाल के अनुरोध तथा राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्यों को सलाह प्रदान करना। देखिए, राज्यपाल के अनुरोध यानी राज्यपाल अनुरोध करेगा और उसके बाद में राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्यपाल अनुरोध करेगा और राष्ट्रपति की सिफारिश उसमें होना जरूरी है। उसके बाद वो राज्यों को यहाँ पर सलाह दे सकता है। उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर किसी अन्य मामलों पर सलाह देना, यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी अन्य मामले पर उनसे सलाह ले सकता है। और अन्य कार्य है कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाही की नियुक्ति, यानी कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाही की नियुक्ति भी यहाँ पर की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आयोग से संबंधित हम फैक्ट देख चुके हैं, बस थोड़ा सा और है, बाकी हम महत्वपूर्ण फैक्टों की यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। देखिए, कन्फ्यूजन कहाँ होता है, इन्हीं से प्रश्न बनेंगे कि अध्यक्ष को वापस से अध्यक्ष बनाया जा सकता है कि नहीं, सदस्य को किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है कि नहीं, बस इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर जो उलझन वाले हैं, मतलब जहाँ पे आपका डाउट हुआ बस वहीं से प्रश्न बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो सिंपल है वहाँ से शायद ही बने, क्योंकि देखिए अब उसमें पूरा आयोग दिया है तो आयोग से वो तो कहीं से भी प्रश्न बनेंगे। बाकी जहाँ आपको जैसे समझने में दिक्कत आती है तो क्या करते हैं, जो पेपर सेट करते हैं वो वहीं से उठाते हैं क्वेश्चन, जहाँ समझने में प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर प्रमुख अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। 315 से लेकर 322 तक लोक सेवा आयोग के यहाँ पर अनुच्छेद हैं, तो वो अनुच्छेद में हम देख लेते हैं। देखिए, ये अनुच्छेद आपको क्रम वाइज यहाँ पर याद रखने ही होंगे या फिर आप कोई ट्रिक बना सकते हो। देखिए, अनुच्छेद 315 में है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यानी राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग का इसमें वर्णन है और लोक सेवा आयोग यानी UPSC का भी इसमें वर्णन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 316 की यदि बात करते हैं, देखिए हमने अब आयोग तो बना दिया, आयोग के बनाने के बाद क्या करेंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे, फिर उनका कार्यकाल निर्धारित करेंगे, तो वो 316 में। अब उसके बाद हम क्या कार्य करते हैं 317 में। देखिए, क्रम से आपको याद ध्यान रखना है कि पहले तो आयोग बन गया, आयोग के बाद उसकी नियुक्ति कर दी, फिर कार्यकाल बना दिया, तो आपको वैसे ही ये अनुच्छेद याद रह जाएंगे। अब सदस्यों की बर्खास्ती एवं निलंबन, फिर हमने उनकी नियुक्ति भी कर दी, कार्यकाल भी। अब उसमें कुछ गलती होती है, कुछ भी होता है तो हम उन्हें बर्खास्त करते हैं, निलंबन करते हैं। अब देखिए, इसके लिए भी एक ट्रिक मैंने यहाँ लिखी है, खतरा, यानी 17 पे खतरा। इस प्रकार से आप ये ध्यान रख सकते हो, खतरा यानी निलंबन या बर्खास्ती। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए, सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 318 में। फिर देखिए, यहाँ पर संसद के नियम बनाने की शक्ति आ गई। उसके बाद में 319 की यदि बात करते हैं तो आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक, मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष या सदस्य वापस से वो नहीं बन सकते, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं हो सकते, वही चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद में 320 अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य, यानी उनके जितने भी कार्य हैं वो सब कहाँ पे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आयोग बनाएंगे, फिर नियुक्ति करेंगे, कार्यकाल निर्धारित करेंगे, बर्खास्त, निलंबन, फिर संसद को शक्ति देंगे। उसके बाद में फिर बताएंगे कि ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, फिर उनका कार्यकाल निर्धारित करेंगे। तो इस प्रकार से क्रम से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। 321 में है दोस्तों, कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति भी संसद के पास है यहाँ पर। उसके बाद में 322वें अनुच्छेद में, लास्ट वाला जो अनुच्छेद है उसमें है कि लोक सेवा आयोग का खर्च किस पर होगा, संचित निधि पर यहाँ पर भारित होगा। और भी दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्टे हैं। देखिए, एक और अनुच्छेद है यहाँ पर, अनुच्छेद 323 है ना, ये लास्ट वाला है। तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की यहाँ पर बात आती है, तो जो लोक सेवा आयोग है तो वो किसे देगा, यहाँ पर राष्ट्रपति को देगा। और राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष या सदस्य होंगे तो वो किन्हें देंगे, राज्यपाल को देंगे। यानी वार्षिक प्रतिवेदन, जो वार्षिक डाटा या फिर जो तैयार होता है, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, तो वो प्रतिवेदन जो UPSC है वो राष्ट्रपति को देंगे और जो स्टेट PCS है वो अपने संबंधित राज्यपाल को देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ नोटेबल फैक्ट लिखे हैं, इनसे भी कुछ प्रश्न बनने की यहाँ पर संभावना है और कुछ आयोग की कुछ मैंने सीमाएं भी यहाँ पर लिख कर रखी है। तो दोस्तों देखिए, लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति से संबंधित अनुच्छेद 308 से हैं। देखिए, लोक सेवाओं की बात अलग है और लोक सेवा आयोग की बात अलग है। मतलब लोक सेवाओं की संवैधानिक स्थिति की यदि बात करते हैं वो 308 से ही स्टार्ट हो जाते हैं अनुच्छेद, 308 से लेकर तो 323 तक। और एक एक्स्ट्रा आपको याद रखना है 335। अभी मैं बताऊंगा 335 में क्या है।
ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं। देखिए एक अनुच्छेद और महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यह आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 312। इसमें क्या है कि संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन, सेवा शर्तें विनियमित का अधिकार है। ये अभी अपन देख चुके हैं, ये वाले उसमें ये संसद को यहाँ पर शक्ति प्राप्त है कार्यों को विस्तारित करने की, है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि ये तो शक्ति प्राप्त हो गई, परंतु ये जो कार्य है जब राज्यसभा ऐसा करना जरूरी समझे तब दो तिहाई बहुमत से जब प्रस्ताव पारित होगा तभी नई अखिल भारतीय सेवाएं यहाँ पर बनाई जा सकती। देखिए अभी हमारी कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवाएं अभी 3 है, IAS, IPS और IFS 3 है। यदि अभी लगता है कि अगर मान लो कोई डाक सेवा से संबंधित कोई अखिल भारतीय सेवा एक और बनानी है तो वो जो है, तो देखिए राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो तो वो दोनों कहलाते तो संसद ही है। बाकी जो शुरुआत है वो जो प्रस्ताव सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो राज्यसभा से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में लोकसभा के पास भेजेंगे, लोकसभा के पास भेजने के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, फिर नई अखिल भारतीय सेवाएं यहाँ पर बन जाएगी। तो अभी वर्तमान में 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कार्य है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? वो राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि संसद को शक्ति के वहाँ आयोग अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है। अब संसद को यहाँ शक्ति है कि वो आयोग को अतिरिक्त कार्य भी यहाँ सौंप सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मतलब कि संसद को यहाँ शक्ति है कि वो आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है, इनके अलावा भी और कार्य सौंप सकती है। उसके बाद में एक नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों हमारा कि सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, केडर प्रबंधन, प्रशिक्षण से आयोग का कोई संबंध नहीं है। मतलब कि ये सिर्फ परीक्षा कराने का कार्य करते हैं, बाकी ये वेतन भत्ते कितना तय करना है, क्या करना है, तो इससे संबंधित इनका कोई भी कार्य नहीं है। और ये जो शक्ति है वो सरकार के पास में है। आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके बाद में भारत सरकार के पास जो अधिकारी नियुक्त होते हैं उन्हें वहाँ पर भेज दिया जाता है और फिर उनको कहाँ प्रशिक्षण देना है, क्या करना है, इसका पूरा प्रबंध भारत सरकार करती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर इसका कार्यालय संग्रहालय की यदि बात करें तो दिल्ली के धौलपुर रोड पर दिल्ली में इनका संग्रहालय कार्यालय है। नेक्स्ट है दोस्तों आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्ति है। मैंने आपको बताया आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, सिविल न्यायालय की शक्ति है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए राष्ट्रपति सेवा व पद के संबंध में कोई भी नियम बना सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति यहाँ नियम तो बना सकता है, बाकी देखिए नियमन को संसद के समक्ष कम से कम 14 दिन रखना होगा और संसद नियम पास करे, संशोधित करे, खारिज भी कर सकती है। यानी अगर वास्तविक शक्ति यहाँ पर देखा जाए तो संसद के पास में है। राष्ट्रपति अगर कोई नियम बनाना चाहता है, अगर संसद के पास में वहाँ 14 दिन रखा और संसद अगर उसे खारिज कर दे तो वो नियम तो वहीं समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर था कि नियम कार्यों को विनियमित करने और नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। बाकी उसकी जो शुरुआत है यानी राष्ट्रपति ही करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे तो संसद भी अपने नियम बना सकती है और राष्ट्रपति भी बना सकता है। सेवा व पद से संबंधित, केवल सेवा और पद से संबंधित यहाँ पर नियम बना सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। आयोग की भूमिका सीमित व सलाहकारी है, यानी जो आयोग की भूमिका है वो सलाहकारी है। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 300 देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 323 के तहत ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं और राष्ट्रपति चाहे तो इनसे सलाह ले सकते हैं। ये अभी हमने कार्य में पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब देख लिए आयोग की हम लास्ट में कुछ सीमाएं देख लेते हैं। यहाँ पर उनकी कुछ सीमाएं भी हैं, यानी आयोग के अधिकार क्षेत्रों से बाहर के कुछ नोटेबल फैक्ट है। देखिए यहाँ पर पिछड़ी जाति की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले, ये इनके आयोग के बाहर है। आयोग किसी भी उसमें मामले में इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। पिछड़ी जातियों में ST, SC, OBC सब आ जाते हैं, खास करके SC और ST, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो अनुच्छेद 335 मैंने अलग से याद धरने के लिए कहा था, तो उसमें यह है कि केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति करते समय SC और ST के दावों का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाए। यानी केंद्रीय सेवाओं में जब नियुक्ति होगी तो वो ST और SC के दावों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता या उच्च राजनयिक या उच्च पद या ग्रुप C व D सेवाओं के अधिकार पदों के चयन से संबंधित मामले, तो ये सब आयोग के बाहर है। आयोग के हमने जितने कार्य पढ़े हैं बस वो ही उनके कार्य हैं, और भी उनके बहुत सारे कार्य हैं, बाकी जो मेन कार्य हैं वो हमने देख लिए हैं। उसके बाद में लास्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी पद के लिए अस्थायी या स्थापन्न नियुक्तियां अगर वहां 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है तो ये नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं आयोग, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1 वर्ष से कम है तो, बाकी अस्थायी तौर पे अगर 1 वर्ष से ज़्यादा है तो वो यहाँ पर नियुक्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर UPSC आयोग था, और अभी ही हम कल देख लेंगे जो हमारा नेक्स्ट आयोग है राज्य
राज्य लोक सेवा आयोग। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे ले लिए हैं, आपको समझाने का भी प्रयत्न किया है। इसमें यदि कोई फैक्ट यदि मिस है या फिर कोई मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं इसमें यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन था, वो मैं आपका यहाँ पर दूर कर देता हूँ। हमने जो यहाँ पर पढ़ा था ये राज्य ये जो हमारा राज्य ये निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग में एक फैक्ट था हमारा दोस्तों यहाँ पर ये एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त। आप सभी को पता है कि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो ये आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ये थी। तो वो कौन थी, वी.एस. रमा देवी। तो ये आप करेक्ट कर लीजिए, बाकी मैंने सब देख लिए सारे करेक्ट ही है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो भी गलती मुझे मिलती है तो मैं वहाँ पर करेक्ट भी कराता हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमारे मध्य प्रदेश संबंधित है। तो ये प्रयास आपको कैसा लगा आप बता सकते हो और ये फैक्ट आप नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।